गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज एज विद फरिया अजीज। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल सियासी जमातों और सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत किए बगैर यकतरफा तौर पर पंजाब में इलेक्शन मुलतवी करवाने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन के स्टेक होल्डर्स से मुशावरत जो हुई नहीं, उसके बगैर ये फैसला क्या हैसियत रखता है और किस तरीके से एक संगीन आईनी बहरान में पाकिस्तान को धकेल दिया गया है, ये वो सवालात हैं जिस पर हम अपना आज का जायजा लेंगे। इलेक्शन कमीशन ने अगरचे अपने फैसले में चंद जवाब भी दिए हैं, उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी देने की कोशिश की है, लेकिन माजी में आमरीत के अलावा कभी ऐसी वजूहात इलेक्शन के इल्तवा की वजह नहीं बनी है। मुल्की तारीख में पहला मौका है कि किसी जमहूरी दौर में इलेक्शन को गैर जरूरी इल्तवा का न सिर्फ शिकार किया गया है बल्कि ऐलान किया गया है। हुकूमत भी इलेक्शन कमीशन के फैसले पर खुश दिखाई दे रही है। आज वफाकी वजीर कानून आजम रजीक तारड़ ने कहा कि उन हालात में इलेक्शन हुए तो खूनी इंतखाब होगा। जरा देखिए, का इनकाद जो है वो आईनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शंस बैक वक्त ही होंगे तो ये मुल्की मसाइल का हल है। आप इन हालात में इलेक्शन करवा दें, ये खूनी इंतखाबात होंगे, इसमें हम मुल्क का नुकसान। तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन क्या है? अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने और पी को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शामिल होने का पीटीआई ने आज ऐलान कर दिया है। लेट्स वॉच दैट। ये फैसला न आईनी है, न कानूनी है, न सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक है, तो कानूनी तौर पर इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी कल पिटीशन दायर कर दी जाएगी। तकरीबन 96 बार एसोसिएशन हैं जिन्होंने इस फैसले को मुस्तरद किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आर्टिकल 6 का केस होना चाहिए। आज पूरी कौम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। जो दिलचस्प बात है कि पार्लियामानी डेकोरम जरूर पूरा किया गया। कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इलेक्शन के इल्तवा का जवाब पेश करते हुए पार्लियामेंट से रहनुमाई मांगी थी। इंटरेस्टिंगली राना सनाउल्लाह अपने जो प्रॉब्लम्स बताई थी इलेक्शन के हवाले से, वो हमें इलेक्शन कमीशन के फैसले में भी नजर आई। कल ही बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा खालिद मगजी ने कहा कि हुकूमत तकनीकी जवाब ढूंढने के बजाय कोई हतमी फैसला करे। जरा उन्हें भी देखिए। नहीं कर सकते फिर मार्शल लॉ को दावत दे दें कि आए भाई ठंडा करके दो, मैं मुल्क नॉर्मल करके दो और फिर उसके बाद हम संभालेंगे। तो जब वहां से दावत आई है कि जी बैठ के बात करनी है, बैठ के बात कर लें, जहां तो वो भी नहीं करनी, बात नहीं करनी, तो फिर बिल्कुल डट जाएं। इलेक्शन नहीं कराना तो कह दें जी मुल्क के हालात ठीक नहीं, इलेक्शन नहीं कराएंगे। इधर की बात उधर की बात, टेक्निकलिटीज पाकिस्तान में इधर खत्म हो गई है। एक रुख बनाएं और फिर पीछे ना मुड़ के दें, किसी न किसी किनारे पे कौम को ले जाएं। सर इमरान रियाज खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। इलेक्शन कमीशन ने यकतरफा फैसला सुना दिया है और जो वाइब्स आ रही हैं वो यही है कि अब आपने जो करना है कर लें। सो अब ये हतमी फैसला है। देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद बहुत सारी चीजें बेनकाब हो गई हैं। ये बहुत अच्छा है। यानी पाकिस्तान के वो इदारे जो आइन और कानून की बात करते थे, हमने देखा कि वो आइन और कानून की कितनी पासदारी करते हैं। हमने देखा वो पॉलिटिकल पार्टीज जो जमहूरियत की बात करती थी और इंतखाबात की बात करती थी, हमने देखा कि वो इंतखाबात से कैसे भाग रही हैं, कैसे वो जमहूरियत के खिलाफ खुद शब खून मार रही हैं। फिर हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन जैसे इदारे जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये गैर जानिबदार हैं, उन्होंने वक्त के साथ साथ अपनी जानिबदारी को साबित किया। यानी हमने बहुत सारी चीजें ऐसी होती हुई देखी जिससे कौम की आंखें खुली हैं। कौम को यह पता चला है कि ये सारी लड़ाई, देखिए हमें इस बात को अब मान लेना चाहिए कि लड़ाई ये नहीं है कि हालात इजाजत नहीं देते कि पाकिस्तान इंतखाबात में जाए। मामला यह है कि पीडीएम के हालात इजाजत नहीं देते कि वो इलेक्शन में जाएं। पाकिस्तान के हालात में आपको बताता हूं, 2018 का जो दहशतगर्दी का डाटा मैंने निकाला था, 2018 के दहशतगर्दी के डाटा के मुताबिक आज की निस्बत कम से कम 5 गुना ज्यादा दहशतगर्दी थी। 2013 में भी 4 गुना 5 गुना ज्यादा दहशतगर्दी थी। मैंने जब उस डाटा का एनालिसिस किया था तो 4 से 6 गुना का फर्क था 2008 और 2013 के इंतखाबात में दहशतगर्दी के मामले में। लेकिन आज कहा जा रहा है कि इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएंगे दहशतगर्दी की वजह से, हालांकि उस वक्त नहीं किए गए थे। और जहां तक बात है पैसों की, तो पाकिस्तान के पास अगले 6 महीने में पैसे आ जाएंगे या अगले 6 साल में पैसे आ जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। दुनिया के कई मुल्कों ने ऐसे बहानों के साथ जब भी इंतखाबात मुलतवी किए, उसके बाद उन मुल्कों ने अनारकी की सूरत में, हालात की खराबी की सूरत में, उस मुल्क की आवाम ने, उस मुल्क की हुकूमतों ने, अशराफिया ने फिर नताइज को भुगता है।
जो कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले हैं वो अभी नजर आएंगे आपको आने वाले दिनों में। पाकिस्तान को फौरी तौर पे $3 अरब से ज्यादा पैसे चाहिए अपने कर्जों और सूद के लिए, अभी फौरी तौर पे चाहिए, और आपके पास कोई अरेंजमेंट नहीं है, आप अरेंज नहीं कर पा रहे। दोस्त ममालिक अब पाकिस्तान को पैसा नहीं दे रहे। जो पहले तिजोरियां खोल देते थे, आज भी एक रिपोर्ट छपी हुई थी आलमी मीडिया के अंदर कि अब पाकिस्तान को पैसा नहीं दे रहे। इस सूरत हाल में जब पाकिस्तान खुदा ना खास्ता, बल्कि वो खुदा ना खास्ता मैं क्या बोलूं, पाकिस्तान के वजीर दिफा ने खुद कह दिया कि डिफॉल्ट हो चुका है पाकिस्तान। डिफॉल्ट वाली सूरत हाल में, 3 से 4 गुना वाली महंगाई वाली सूरत हाल में, बिजली और पेट्रोलियम की कीमतें आपके सामने, एनर्जी की प्राइस कहां पे जा रही है, आम आदमी की जिंदगी अजीरन करके रख दी है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर भारत से ज्यादा लंबी रिपोर्ट छपकर आई है स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से। यानी भारत की रिपोर्ट छपती है गालिबन 51 या 54 पेजेस की, कश्मीर से लेकर वो पंजाब तक और वो आसाम तक उनकी ज्यादतियों की एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन उनकी रिपोर्ट भी इतनी लंबी नहीं छपी भारत की जितनी लंबी रिपोर्ट छपती है पाकिस्तान की, 77 पेजेस। पाकिस्तान में गुज़िश्ता रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जिस किस्म की ज्यादतियां पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ और इवन सहाफियों के साथ की गई, उसकी कोई मिसाल नहीं है। यानी मुझे खुद शर्मिंदगी हो रही है कि साबिर भाई का, अरशद भाई का, मेरा भी नाम छाप दिया उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अंदर। यानी ये कोई पाकिस्तान को खुशी की बात तो नहीं है। 77 पेजेस की रिपोर्ट उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ छापी है और ये इंतहाई अफसोसनाक है और इसके बारे में किसी को फिक्र नहीं है। यानी पाकिस्तान के साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन पाकिस्तान की अशराफिया और ताकतवर लोग ये चाहते हैं कि उन्हें दोबारा इमरान खान का सामना ना करना पड़े। ये खौफ है जो उनको भगा रहा है। जितने लोग इन्होंने देखिए फरिया, नॉर्मली लोगों को गिरफ्तार करते हैं तो उनके चेहरों पे संजीदगी आती है, उनके चेहरों पे खौफ आ जाता है, वो परेशान हो जाते हैं और वो तकलीफ में रहते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया वो मुस्कुरा रहे हैं, वो अपनी हथकड़ियों को चूम रहे हैं। सिद्दीक जान के चेहरे पे मैंने ये रौनक पहले कभी नहीं देखी थी जो मैंने कल देखी। आज वो हसान नियाजी है, उसकी गिरफ्तारी, अभी अजहर मशवानी को गिरफ्तार कर लिया है, इमरान खान साहब ने ट्वीट भी किया है। इसको आप समझिए कि लोग अब डर नहीं रहे, लोगों के अंदर डर नहीं पैदा हो रहा, लोगों के अंदर नफरत पैदा हो रही है। तो सियासतदान तो इस नफरत का कोई ना कोई इलाज कर लेंगे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी? ये उनके गले पड़ जाएगी और इससे जान छुड़ाएं जितनी जल्दी होता है। इन गुनाहों का हिस्सा पाकिस्तान के इदारों को नहीं बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस पर नोटिस लेना चाहिए। यह आइन शिकनी है और यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन है। राइट, सो माइकल कुगलमैन की ट्वीट भी हम देख रहे थे। उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, इकोनॉमिक मेल्टडाउन, पॉलिटिकल पैरालिसिस, रिसर्जेंट टेररिज्म, इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन्स, पाकिस्तान हैज कन्फ्रंटेड ऑल दीज चैलेंजेस in the past but rarely all at once and so acutely. अब तो इंटरनेशनल ली भी आपकी जो हालात हैं उसके ऊपर जिक्र हो रहा है और आज 23 मार्च भी है, एक बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान की तारीख में। और ये मकबूल जान साहब, और आज हमने ये अदा किया है कि इंट्रोस्पेक्ट करेंगे हम, लेकिन इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं तो हम इंट्रोस्पेक्ट करके अब क्या सीखें? देखें, आज से 52 साल पहले भी एक 23 मार्च आया था और उस 23 मार्च में शेख मुजीबुर रहमान की आखिरी रैली थी, वो निकली थी और उसके बाद 25 मार्च को आर्मी एक्शन का ऐलान हो गया था और धान मंडी में उसके घर पे वैसे ही हमला किया गया था जैसे कि ज़मान पार्क में किया गया है और उसे ठुड्डे मारते हुए वहां से गिरफ्तार करके लाया गया था। क्यों लाया गया था? वजह क्या थी? वजह यह थी कि पाकिस्तान में एक शख्स के पास 81 वोट थे और शेख मुजीबुर रहमान के पास 160 वोट थे। 81 वोट वाला चाहता था कि ये जो शख्स है, ये 160 वाला, इसको मैं कोई रास्ता निकालूं कि मैं कुछ करूं कि ये शख्स जो है ये हमें नजर ना आए ताकि मैं इक्तदार में आ जाऊं। आप हैरान होंगे कि उस वक्त पाकिस्तान में जो उर्दू प्रेस था वो या उस वक्त उस शख्स के पास था जिसके पास 81 वोट थे, जो इसका नाम जुल्फकार अली भुट्टो था, या उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के पास था जो याह्या खान की थी। उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान को ऐसे ही अल्फाज से याद किया जाता था, ये फितना है, ये अभी आएगा और ये भारत के हाथ बेच देगा। ये जो 6 नुकात हैं ये बुनियादी तौर पर इसने बनाए ऐसे हैं कि पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर भारत की, इंडिया की गोद में लेके जाए। ऐसी ऐसी बोधी आर्गुमेंट्स मैंने उस वक्त सुने हैं, आप हैरान होंगे कि जी वो यहां से जाएगा, पाकिस्तान का स्टेट बैंक वहां ले जाएगा और स्टेट बैंक जो है उसके बाद वो सारे के सारे पैसे लेके बैठ जाएगा। हालांकि वो कागज के नोट जो हैं उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। आपने भी 71 के बाद दोबारा नोट बदले थे। ये वो कैफियत थी उस वक्त।
और आप सोचें खौफ क्या था कि वो शख्स बरसर इक़्तिदार ना आ जाए जिसको हम नहीं चाहते। और इसीलिए उसके खिलाफ याह्या खान और भुट्टो जो थे आपस में मिल गए थे, और फिर जो हुआ आपने देखा, आपको नजर आया, सब कुछ हुआ। अब क्या है, अब 81 वोट नहीं आए हुए किसी के पास, ना एक ने 160 वोट लिए हैं, लेकिन अब लोगों को खौफ है कि 160 वोट लेने वाला नजर आ रहा है वो कौन है। इसीलिए अब अखाड़ा सजाने से पहले ही अखाड़े को खराब किया जा रहा है। मैं आपको बात बताऊं, मैं उस जमाने में यंग था, पॉलिटिक्स में इन था उस वक्त, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर। मैं आपको बताऊं इतना गंदा जमाना नहीं था, मैं आज भी कह रहा हूं। वहां पर जो लोग थे वो गुफ्तगू कर लेते थे। ये लाहौर शहर के बहुत बुरे हालात पैदा कर दिए गए थे प्रोपेगेंडा में। इस लाहौर शहर में एक होती थी अंजुमन जमहूरियत पसंद खवातीन, उसकी तारा मजली सदर होती थी। उन्होंने एक और साहबा थी तारा, उसको शमीम पता नहीं क्या नाम था, वो और कुछ औरतों ने जुलूस निकाला था। दो रोया पाकिस्तान में हमारे लोग, वेस्ट पाकिस्तान के लोग लाहौर शहर के खड़े हो गए थे, उनके मुंह में थूका था, ठीक, जिसके ऊपर वो उसने हबीब जारद लिखी थी बगिया लहू लुहान। तो उस वक्त हमीद अख्तर बोल लेता था, अब्दुल्ला मलक बोल लेता था, वो एक और नाम था उनका आईए रहमान बोल लेते थे। ये वो साफी थे कि जिनके बारे में पीपल्स पार्टी में खर था, जब उसने गवर्नर लगा था तो उसने बैनर लगाए थे कि सहाफत के 3 शैतान अब्दुल्ला मलक और रहमान और रहमान, हमीद अख्तर और रहमान। आप सोचें, उसके बावजूद भी अरशद शरीफ का कत्ल नहीं हुआ था। तो आप ये कह रहे हैं कि आज हालात उससे भी बुरे हैं? खुदा ना खास्ता, ज्यादा बुरे हैं, बहुत ज्यादा बुरे हैं। यहां पर किसी साफी को मुल्क छोड़ना नहीं पड़ा था याह्या खान के जमाने में। उस जमाने के अंदर अरशद शरीफ जो था वो उसकी तरह कोई शख्स वहां जाके बाहर नहीं कत्ल हुआ था। यहां पर यह नहीं हुआ था कि रातों को लोगों को उठाया जाए और फिर उनका पता ना चले। 71 के अंदर यह नहीं हुआ था वेस्ट पाकिस्तान के अंदर। मैं आज भी कहता हूं, हम जहां थे हमें पता है। मसला पता है क्या है, अब ये जमहूरियत के लिबादे में आ गया है। आज वो सब कुछ वही कुछ हो रहा है जो मार्शल लॉ में होता था कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। एक तो पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन में नजूमी आके बैठे हुए हैं जो समझते हैं कि अक्टूबर में पाकिस्तान में अमन हो जाएगा। अचानक पाकिस्तान के अंदर तेल निकल आएगा, अचानक पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक हालात शानदार हो जाएंगे और हम अक्टूबर को इलेक्शन कर लेते हैं। चले हम दुआ करते हैं हो ही जाए आखिरकार। दुआ तो कर सकते हैं हम भी ऑप्टिमिस्टिक, बट बड़ी खतरनाक बातें की आमिर मकबूल जान साहब ने। आमिर इलियास राणा साहब, एक तो आपको मुबारक हो, आज जवान सदर में तमगा इम्तियाज आपको मिला है, बिग कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। लेकिन जो सूरत हाल है उसमें एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है, वो ये है कि अक्टूबर की जो डेट दी गई है वो एक बड़ी गोल्डन डेट है, क्योंकि उस वक्त ना ये प्रेसिडेंट होंगे ना उस वक्त ये चीफ जस्टिस होंगे। क्या ये बात ठीक है? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, और औरिया मकबूल जान साहब को उम्रा मुबारक हो। शुक्रिया। और जो बात आपने कही, सदर मुमलिकत, अगर इलेक्शन की सिचुएशन यही रही जो आपके सवाल में मौजूद है, तो सदर मुमलिकत मौजूद होंगे। वो क्यों मौजूद होंगे कि अगर सदर मुमलिकत का इलेक्टोरल कॉलेज यानी केपी और पंजाब असेंबली नहीं होगी, उन्होंने अपनी सितंबर की 9 तारीख को चले जाना है आईनी तौर पे। लेकिन अगर उनकी जगह इलेक्शन नहीं होता तो जब तक कोई दूसरा सदर नहीं आता वो मौजूद रहेंगे, लिहाजा वो तो नहीं जाएंगे। ये बात ध्यान में रखिए। हाँ, अलबत्ता चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सितंबर में जाना है, वो जरूर चले जाएंगे। आपको याद होगा कि एक तकर्री 26 नवंबर को धरना दिया गया था कि 29 की तकर्री पे असरअंदाज हुआ जाए। सारे पाकिस्तान को पता है कि जब लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब ने किया था, लेकिन वो उस तकर्री को रुकवाने में नाकाम रहे। बिल्कुल सामने की बात है। अब जो नक्शा पेश किया गया है, जो सामने है, ज़ाहिरा औरिया साहब के ख्वाब भी बड़े मशहूर हैं और हिस्ट्री पे इनको बड़ा अबूर हासिल है। और इनके ख्वाब पे तो जनरल बाजवा का तबसरा भी आ चुका हुआ है कि कभी वो अच्छा हो जाता है, कभी वो बाएं हाथ का हो जाता है। तब्जिया भी है और तबसरा भी। मैं बात कर लूं जी, फिर आप जरूर बात कीजिएगा उसी पे। तो अब जो बांग्लादेश बना दिया या जो कुछ भी हुआ, इमरान रियाज साहब कह रहे थे कि बड़े खौफनाक हालात है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जब से बना है इन्हीं खौफनाक हालात के साथ चलता आ रहा है। क्या यहाँ पे 2016 में इंडिया में प्रेडिक्ट नहीं कर दिया गया था कि पाकिस्तान के वजीर आजम को अदालत के जरिए नाअहल करार दे दिया जाएगा? क्या छुपी हुई बात है? 17 में नाअहल करार दे दिया गया। क्या उस वक्त इमरान रियाज साहब ने, जो मेरे भाई हैं, दोस्त भी हैं, इन्होंने नहीं कहा था कि ब्रीफिंग दी जाती थी?
तो जिन्होंने ब्रीफिंग दी थी आजकल वो दोनों एक दूसरे के जवाबात और सवालात मुख्तलिफ साफियों के जरिए नहीं कर रहे, बता रहे हैं ना कि ऐसा कुछ हुआ था। जो गुजरांवाला में नवाज शरीफ ने तकरीर की थी वो सारी आज सच साबित हो चुकी है ना। आज साकिब निसार को अगर आप देखते हैं कि उनका तस्वीर लगती है पार्लियामेंट में, उस वक्त क्या वो शेख रशीद की कंपेयर नहीं कर रहे थे? क्या वो नहीं जा रहे थे बतौर चीफ जस्टिस? उनका मनसब था कि वो शराब की बोतलें पकड़ें और फिर वो गवाही ना दे मजिस्ट्रेट के सामने, वो शायद की बोतल हो जाए। शर्जील मेमन के हॉस्पिटल वाले छापे की मैं बात कर रहा हूं। वो जुडिशियल एक्टिविज्म एक लव अफेयर था खास जगह पे कि एक के लिए वो बहुत बेहतर था और एक के लिए वो बहुत बुरा था। अच्छा, अब जब हम ये सारे तज्जिए करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान को बिगाड़ा तो सबने है मिलके, संभालने के लिए कौन आएगा? संभालने के लिए और जिसकी बात की जा रही है कि वो जो आप और हम हैं यानी अवाम, उसके लिए कोई बात नहीं करता। ये तबके अशराफिया की नहीं, आमिर साहब में ड्यू रिस्पेक्ट करते हैं, जब ऑपोजिशन में होते हैं तो करते हैं, महंगाई मार्च भी करते हैं, बताते भी हैं कि हमारे पास एक्सपर्ट्स की पूरी टीम है। जब हुकूमत में आते हैं तो फिर नहीं करते। हाँ, वो इमरान खान साहब ने भी कहा ना, मैं कोई हुकूमत में अंडे और टमाटरों के रेट पता करने के लिए आया था। नहीं, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, मैं तो जनरल बात कर रही हूँ कि ऑपोजिशन में सब नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, फजल रहमान का मार्च हो, बेनजीर इसका मरियम नवाज का मार्च हो, बिलावल भुट्टो का हो, सबने किया मार्च। मैं तभी तो कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं कोई अंडे टमाटर के रेट लेने के लिए वजीर आजम बना था, वो अब बने हैं। आज उनको पता लग रहा है कि महंगाई, जैसे नवाज शरीफ साहब को वकला की फीसों का पता लगा था जब उन्हें वकील करने पड़े थे, वही वकील ख्वाजा हारिस जैसे पाए के वकील जो आज इमरान खान साहब ने किया। राइट, हमें ये सब हालात में नजर आता है कि ये अच्छा है और बुरा है। अगर नजर नहीं आते तो वो अवाम नजर नहीं आते जिनके लिए हम वोट लेते हैं। हम उनके नाम पे कहते हैं कि हमारे पास 200 बड़े मईशतकार मौजूद हैं जो इस पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। और 2 साल आपका एनालिसिस ये है कि हालात हमेशा से इतने खराब हैं, कोई खास खराब नहीं हुए थी कि मैं फौरी तौर पे उसके IMF के पास नहीं गया। ये उनके अरस्तू थे उस वक्त, असद उमर साहब। जाहिर है उस वक्त वो बयान असद उमर के सामने मौजूद था, उनके लीडर का, चेयरमैन का और प्राइम मिनिस्टर का, मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। तो हमारी पॉलिटिकल कुव्वतों ने बहुत गलतियां की हैं। आज इतनी बड़ी गलतियां हो चुकी हैं कि हमें पुरानी गलतियों को खुदारा छोड़ के कोई नई गलतियों का रास्ता ढूंढना चाहिए। हमें कोई रास्ता बनाना चाहिए कि हम डायलॉग की तरफ आए। आज जो औलिया साहब कह रहे हैं कि उस वक्त ये नहीं होता था कि अरशद शरीफ शहीद हो जाए या कोई लोग मुल्क छोड़े, तो आज अगर हालात पैदा हुए हैं तो उन हालात को बदलने के लिए मीडिया को भी रोल प्ले करना होगा कि बातचीत का रास्ता खोलें, इन सियासतदानों को बिठाएं, इनको पिंडी की तरफ नहीं देखना चाहिए। ये अच्छी सजेशन, बहुत अच्छी सजेशन है। एक दूसरे को उधर देखेंगे तो यही चलता रहेगा। ये बड़ी अच्छी सजेशन है। आई कम टू यू अतर काज़मी साहब, हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि अगर कोई इलेक्शन के हवाले से लगा के डिले करने की कोशिश की जाएगी तो हम एक्शन लेंगे। क्या उम्मीदें हो सकती हैं अब सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो सारी सूरत हाल है, इसको ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल है, लेकिन ये कोई अलजबरा नहीं है। आइन कोई यूगोस्लाविया की जुबान में नहीं लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है इंतखाबात होने 90 रोज के अंदर होने। इसमें पेचीदगी क्या है? इसमें इशू कि वफाक के जब होंगे तो फिर वो फेयर नहीं होंगे क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट वो कहते रहे बेशक, पर आइन के अंदर लिखा हुआ है कि जब भी असेंबली टूटेगी 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने हैं। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला भी दे दिया। मातहत अदालत का फैसला आए तो आपके पास हर कुव्वत अवेलेबल होती है, रेंजर्स भी, पुलिस भी, FC भी, आप उस पर अमल दरामद करवाते हैं। तो क्या मुल्क की जो सबसे बड़ी अदालत है वो आइन और कानून को नहीं समझती है? क्या मोजिस चीफ जस्टिस साहब और वो जो जज साहिबान अदालत को कोई कुछ नहीं समझता? कल हमारे प्रोग्राम में एडवाइजर टू PM कह रहे थे कि करा लें इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट। अब यही है ना कि जब तक आप मुल्क, जो कोई भी मुल्क का निजाम हो, चाहे आपकी सियासत हो या आपका निजाम हो, वो आइन के ताबे होता है, आइन के आगे पीछे चलता है। अगर आइन के नहीं होगा तो फिर तो अनारकी फैलेगी। मसला ये है कि इंतखाबात होने हैं, इंतखाबात आप करवा दें, ना कोई क्राइसिस है ना कुछ और होगा। हाँ, मईशत आपकी एकदम से ठीक नहीं होगी, हालात आपके एकदम से ठीक नहीं होंगे, लेकिन कम से कम वो लोग जिनको आटा भी आप नहीं दे सकते, जो आटे की लाइनों में लोग मर रहे हैं, कम से कम उनका जो बुनियादी हक है, वोट का राइट जो है, वो तो आप उनको दे देना। इस वक्त वाज़े तौर पे नजर आ रहा है जो हुक्मरान इत्तेहाद है, हुक्मरान इत्तेहाद ये कहते थे कि इमरान खान कठपुतली है, वो किसी के कहने पे चलता है। अब ये तासुर ये दे रहे हैं कि जनाब हम तो ये काम नहीं करते, हम तो इंतखाबात भी करवाना चाहते हैं। भाई अगर ये बात है तो इट मीन्स कि असफन यारवली, मौलाना साहब, मियाँ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, बिलावल साहब, मरियम साहिबा, ये सब कठपुतलियां हैं।
क्यों नहीं ये इंतखाबात करवा रहे? अब पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि जी इंतखाबात करवाएं। रजा रुबानी साहब जो इतने बड़े बड़े जमहूरियत के भाषण देते हैं, वो खड़े हो जाएं कल सेनेट के अंदर, करारदाद मूव कर दें कि भाई इंतखाबात करवाओ। मेन इशू ये है कि इस मुल्क में जो सबसे बड़ा बहरान है वो ये है कि जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनके ऊपर खौफदारी है। वो समझते हैं कि हम इलेक्शन हार जाएंगे तो हम सब कुछ करेंगे, हम इलेक्शंस नहीं करवाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर इस वक्त इंतखाबात हो जाए, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इंतखाबात हो जाए मियां साहब की वापसी नामुमकिन हो जाएगी। मियां साहब की वापसी तब ही मुमकिन होगी जब अभी इंतखाबात ना हो। अगर इंतखाबात होते हैं, पंजाब और केपी में इमरान खान की हुकूमत बन जाती है, क्या मियां साहब वापस आ सकते हैं? कभी भी वापस नहीं आ सकते। तो ये इशू है, सियासी मुफादात हैं, लेकिन ये सारी जमहूरी जमातें, इनको खुद सोचने की जरूरत है कि अगर आज ये लोग ये कर रहे हैं तो हो सकता है 5 साल बाद इमरान खान ये कर रहा हो, 6 साल बाद कोई और मौजूद शख्सियत ये कर रही हो। सियासतदान है, चीजों को सियासत के मैदान में रखें कि आप इसको बार बार अदालत में लेके जाएंगे, किसी और जगह लेके जाएंगे तो किसी को कोई फायदा नहीं होगा लॉन्ग टर्म। तो बिल्कुल बेसिक इशू है कि हुक्मरान इत्तेहाद खौफजदा है इलेक्शन से, और वो बाकी सारी जो बातें वो आपको शेरो शायरी सुना रहे हैं वो शेरो शायरी की हद तक ही महदूद है। सो बट अगेन इमरान रियाज साहब, क्या इलेक्शन अब होने का कोई इम्कान है? लग तो जो माहौल एक होता है इलेक्शन का वो है तो नहीं। आपको क्या लगता है कि अक्टूबर में ही होंगे अब इलेक्शंस? देखिए, इस मुल्क को या तो आपने आइन के मुताबिक चलाना है या आपने कहना है कि ये सरजमीन बेआइन है। हमारे उन दोस्तों के पेट में मरोड़ उठते थे कासम सूरी की रूलिंग के ऊपर, और वो ये कहते थे कि किधर हैं अदालतें, जाग क्यों नहीं रही, और ऐसे ऐसे ताने अदालतों को दिए। वो सारे अब हमें भाषण दे रहे हैं कि जी आइन को छोड़िए, आप ये देखिए कि नजरिया ज़रूरत क्या कहता है। आइन अगर आपको कहता है कि 90 दिन में इंतखाबात कराने तो छोड़िए उसको, क्योंकि सियासतदानों की ख्वाहिश है कि इमरान खान को नहीं आना चाहिए, सहूलतकारों की ख्वाहिश है कि इमरान खान का रास्ता रोकना है, लिहाजा हम कुछ ऐसा करते हैं कि इंतखाबात को अक्टूबर तक ले जाते हैं। ये आप मेरी बात लिख कर रख लीजिए, अगर इनसे इंतखाबात अभी ना लिए गए तो यही सारे हमारे दानिश्वर जो हैं ये कह रहे होंगे कि अक्टूबर में भी इंतखाबात नहीं हो सकते, इंतखाबात को अगले अक्टूबर में ले जाते हैं। बल्कि मेरे ख्याल में करना ये चाहिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कि 50 रुपए का एक स्टाम्प पेपर लें और उसके ऊपर ये लिखें कि ये मुल्क हमने शरीफों और जरदारियों को दे दिया, ये बारी बारी इस मुल्क को चला लें, और जो भी इस मुल्क को चलाएगा हम उसको MQM और फजलुर रहमान साथ में गिफ्ट कर देंगे, ताकि बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पाकिस्तान से खत्म कर दी जाएं। लेकिन जहां तक बात है ना नवाज शरीफ की, कि नवाज शरीफ को निकाला गया था और उस वक्त कोई ब्रीफिंग्स हुई थी और पता चला था, तो जिन लोगों ने ये कहा कि नवाज शरीफ के पास मनी ट्रेल नहीं है, जिन लोगों ने ये कहा कि नवाज शरीफ ये नहीं बता पा रहा कि उसने और उसकी औलाद ने पैसा कहां से बनाया, वो आज भी उस बात के ऊपर खड़े हैं। बेशक एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो गई, क्योंकि बूट पॉलिश ही बड़ी कमाल किस्म की है। पहले बूट पॉलिश करके पाकिस्तान से बाहर निकल गए, फिर बूट पॉलिश करके एक हुकूमत को गिरा दिया। मैं आपको बताता हूं, एस्टेब्लिशमेंट जब तक इमरान खान के साथ थी तो इमरान खान तब तक अपोजिशन के साथ बात नहीं कर रहे थे। आज एस्टेब्लिशमेंट का जो पलड़ा है वो दूसरी तरफ है उनका हाथ, और वो भी अब बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो बैठ के बात करने की औकात उनकी होती है जो इलेक्शन के अंदर सामना करने की औकात रखते हो। अदरवाइज देखें, इस वक्त सारे भाग रहे हैं, छुप रहे हैं। मैं PMLN के बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो साफ कह चुके हैं कि हमने इलेक्शन लड़ना ही नहीं है, हम इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहते। ये चंगे भले बंदे अभी लाहौर में आप देखें टिकट बांटे, देखें लोग कहते हैं हमने इलेक्शन लड़ना ही नहीं है। सीनियर लोग हैं PMLN के, वो कहते हैं जी इससे ज्यादा बेइज्जती नहीं हो सकती। और मुझे PMLN की सीनियर क़यादत के लोगों ने और पीपल्स पार्टी के लोगों ने यह कहा है कि हमारी क़यादत जो पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ और मीडिया के साथ कर रही है, ये बतौर सियासी कारकुन और सियासी जिद्दोजहद करने वाले लोगों के तौर पे हम इसको ठीक नहीं समझते। ये अंधे हो चुके हैं और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर गंदा खेल खेल रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड कहना चाहिए, ये तो ओनरशिप तो ले ली है इन्होंने। ऑन रिकॉर्ड की जरूरत भी पैदा हो जाएगी। देखिए, ऑन रिकॉर्ड की जरूरत पैदा नहीं हो रही। आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सारी मजबूरियां होती हैं पॉलिटिकल लोगों की। ऑन रिकॉर्ड की चंद लोगों ने जरूरत पैदा की है। शाहिद खान अब्बासी बात कर रहे हैं, मुस्तफा नवाज खोखर बात कर रहे हैं, एतजाज एहसन बात कर रहे हैं, लतीफ खोसा बात कर रहे हैं, और मैं आपको लगभग 1 दर्जन नाम बता सकता हूं। ये लोग बातें कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मेरे वो सहाफी दोस्त, उन पे मुझे हैरत होती है जो कल तक जमहूरियत के दावे करते थे, जमहूरियत के बुलंदोबंद दावे करते थे, वो इस वक्त बंद कमरों के फैसलों को मुसल्लत करने के लिए जोर डाल रहे हैं। मैंने कई सहाफियों को यह कहते हुए सुना कि कोई ना कोई बंदोबस्त किया जाए इमरान खान का, वरना ये दोबारा इक्तदार में आ जाएगा और मुसीबत बन जाएगी। अब इसहाक डार ने जिस तरीके से पाकिस्तान का मजाक उड़ाया है, जो इसहाक डार ने IMF के बारे में बातें करके पाकिस्तान को एक ऐसी चीज बना दी है जिसके ऊपर सब हंस रहे हैं। कोई दोस्त मुल्क आपको मदद देने के लिए तैयार नहीं है, कोई आपको पैसा दे नहीं रहा।
आईएमएफ के साथ आपने, डार साहब ने 4 महीने पहले वादा किया था कि आईएमएफ के साथ बस 3-4 दिन की बात है, हमारी जो है वो मामला तय हो जाएंगे। मेरा बड़ा तजर्बा है 25 साल का, 30 साल का। और भाई इस तजर्बे का क्या लेना है इस कौम ने? आपने कौम के ऊपर महंगाई का बोझ डाल दिया। आपने कौम का जो है, बिजली की कीमतें नहीं होगी 2 गुना 3 गुना। आप मुझे बताइए कि क्या महंगाई आज 45% के ऊपर नहीं है? ये मीडिया छलांगे मारता था 13%, 15% के ऊपर, और मुझे ऐसा लगता था कि हमारे दानिश्वर जो हैं ये अपनी नसें काट लेंगे प्रोग्राम के बाद, या छत से छलांग मार देंगे स्टूडियो की कि जनाब पाकिस्तान में बहुत महंगाई है, हम जिंदा नहीं रह सकते। ये लोग 15% के ऊपर इतने जमीन आसमान के कलाबे मिलाते थे, और अब जो है वो इनके मुंह से एक लफ्ज निकलता नहीं है महंगाई के लिए। ये माइक लेकर पहले गरीब आदमी के मुंह में ऐसे फिट कर देते थे ले जाके कि बताओ जी महंगाई है या नहीं। 55 रुपए किलो आटा हो गया, 55 रुपए किलो आटा हो गया। और भाई 40 रुपए से 55 रुपए किलो आटा हुआ था 3 साल में, ये 1 साल के अंदर 150 रुपए किलो आटा हो गया है। कराची में जाके पता करें 3100 रुपए का बोरा बिक रहा है 20 किलो वाला। अब तो लोग मरे हैं आटे की लाइनों मुबारक में। है। अब तो आज जिसने कपड़े बेच के आटा देना था ना, जिसने कपड़े बेचकर आटा देना था, उसके आटे के लिए लोग लाइनों में मौत के मुंह में जा रहे हैं। और इसके बावजूद इनकी तवज्जो पाकिस्तान की तरफ नहीं है, इनकी तवज्जो बेशर्मी और ढिठाई के साथ सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को रास्ते से हटाने की तरफ है, और कुछ नहीं कर रहे ये लोग। आ जाए इलेक्शन में मुकाबला करें, जमहूरी पार्टियां तो यही करती हैं, लेकिन इलेक्शन की तारीख आने के बावजूद ये भाग रहे हैं और जूतियां छोड़ के भाग रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हर दफा नवाज शरीफ पाकिस्तान छोड़ के भाग जाता है। राइट। सो और ये साहब, ये तो बड़ी तल्ख हकीकत है, 6 लोग मर चुके हैं आटे की लाइन में। लेकिन चलें हम ये क्रेडिट देते हैं, अगर देना है तो इमरान खान को दे दें या पीटीआई को दे दें कि एक्सपोज हो गया सारा सिस्टम, एक्सपोज हो गए बहुत सारे लोग। लेकिन ये तो एक एनार्की की तरफ जाती हुई नहीं नजर आ रही सोसाइटी। कुछ चीजें ढकी छुपी बेहतर थी, अब सब कुछ खुलकर सामने आ गया, तो इसका फायदा क्या है? मेरे दोस्त इमरान रियाज को बड़ी दोहरा दुख है सहाफियों के ऊपर। मैं बुनियादी तौर पर मैंने 1 साल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के तौर पर गुजारा हुआ है। जब हाथ पे तोशे खाने की घड़ियां बंधी हो ना, तो सच नहीं बोले जाते, फिर ऐसे ही होता है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो कभी सोच नहीं सकते थे कि उर्दू के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लगे, उसको शरीफ खानदान ने सफीर लगाया। जो कभी सोच नहीं सकते थे कि अभी अपने गॉर्डन कॉलेज के अंदर ये अस्कर माल कॉलेज में आगे जाके उसको उन्होंने वजीर लगाया। जो कभी सोच नहीं सकते थे उनको कभी पीसीबी के चेयरमैन लगाया। मैं आपको कहता हूं, आज पीएफयूजे या वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या सीपीएनई वो एक करारदाद पेश करें कि और वो 4थे फ्लोर के ऊपर इंफॉर्मेशन के 34 और 35 नंबर कमरे में जो फाइलें बंद हैं उनको खुला करके बता दें, तो आपको चेहरे नजर आ जाएंगे। ऐसे ऐसे चेहरे हैं, ऐसे ऐसे चेहरे हैं, और ऐसी ऐसी फाइलें हैं, और ऐसे ऐसी मुराद ली गई हुई हैं। पाकिस्तान के अंदर सच कहां बोला जाता है मीडिया के अंदर? कौन बोल सकता है मीडिया के अंदर सच बोल सकता है? यही वजह है कि हम मारे जा रहे हैं। यही वजह है कि आज आप कहते हैं हम बहरान हैं, तो वो बात छेड़ते हैं 1970 की, वो बात छेड़ते हैं 1947 की, वो बात छेड़ते हैं फलाने की। ओ भाई, इस वक्त क्या हो रहा है? इस वक्त लोग मर रहे हैं, और किसकी वजह से मर रहे हैं और क्यों मर रहे हैं? यह किताब है पाकिस्तान की आइन की, जिसकी धज्जियां उतार दी गई हैं। आइंदा से पाकिस्तान में, आज बात की बलूचिस्तान में लोगों से, पाकिस्तान की सूबाई खुदमुख्तारी के ऊपर पहला डाका पड़ा है। यानी आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई सूबाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सूबाई चीफ मिनिस्टर जो है वो असेंबली तोड़ना चाहता है, और वो तोड़ नहीं सकता क्योंकि आइन में लिखा है। खबरदार, आइन की बात करना, फेडरल गवर्नमेंट से पूछो। आपने पाकिस्तान की आइन की पहली शिक के ऊपर आपने जैसे ज़रबे कारिब लगाई, आपने कहा नहीं तुम नहीं तोड़ सकते। फिर उसके बाद आपने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाया, आर्टिकल 190 का, कि ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी एक्ट इन द एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फिर आपने पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन की नाअहलियत बताई 220 के अंदर कि तमाम लोगों को उसमें काम करना पड़ेगा। जो मुल्क 170 अरब डॉलर जो है वो लैपटॉप के लिए दे रहा हो, 170 अरब रुपए लैपटॉप के लिए दे रहा हो, वो 25 अरब रुपए इलेक्शन के लिए निकाल सकता? वजह सिर्फ एक है, आज इनको यकीन हो जाए कि कल हम इलेक्शन जीत जाएंगे और इमरान खान हार जाएगा, ये फौरन इलेक्शन के अंदर कूद जाएंगे, इनका हशर हो जाए। आप देखें आज इलेक्शन कमीशन के जो है वो उसके देखें, वो उसने 8 सफे के जो ऑर्डर किए हैं उसके अंदर लिखा हुआ है, वी हैव टू प्रोवाइड द लेवल प्लेइंग फील्ड। ये किसके लेवल प्लेइंग फील्ड है? ये किसके लफ्ज हैं? वो भाई लेवल प्लेइंग फील्ड पे पीपल पार्टी को पहले डिमांड करनी चाहिए थी।
बेनजीर को करनी चाहिए थी कि मेरे बाप को फांसी लगाइए, नवाज शरीफ को भी फांसी लगाओ, तब लेवल प्लेइंग फील्ड। ओके आर्या साहब, मुझे एक ब्रेक पे जाना है। विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने खतरे का इजहार एक बार फिर किया है कि उनकी जान को अभी भी खतरा है, एक अटैक दोबारा इमिनेंट है। क्या कहा खान साहब ने? लेट्स वॉच दैट। एक और प्लान बना, आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद पीछे इनके हैंडलर्स। इन्होंने प्लान क्या बनाया? जमान पाक के बाहर या आज या कल ऑपरेशन का प्लान है। और वो क्या ऑपरेशन? इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई। वो क्या करेंगे? वो हमारे लोगों के अंदर यहां आ जाएंगे और इधर से गोली चला के 4-5 पुलिस वाले मारने हैं इन्होंने, और उसके बाद वहां से अटैक आना है। उन्होंने गोलियां चलानी है, हमारे लोगों को यहां मारेंगे, मॉडल टाउन टाइप कत्ल करेंगे, और फिर करते करते मेरे घर आके वो फिर मुर्तजा भुट्टो टाइप स्टाइल मुझे कत्ल करेंगे। ये प्लान बना हुआ है, या आज इन्होंने करना है और या कल करना है। इसलिए मैं अतर साहब, एक जुडिशल कमीशन का तो कह दिया है इंटरिम गवर्नमेंट ने, लेकिन जो खान साहब बार बार ये बात कर रहे हैं, आपके ख्याल से इसके ऊपर सफिशिएंट एविडेंस है? FIR तो उनकी दर्ज नहीं हो सकती, तो ये बस इसी तरीके से रहेगा खतरा? कोई इसकी तहकीक प्रॉपर? फ्री एक छोटा सा कमेंट करूंगा कि जो इलेक्शन की डेट बदली है इलेक्शन कमीशन ने, ये वही इलेक्शन कमीशन है जो मसलसल बताता रहा हमें कि मेरे पास तो अथॉरिटी नहीं है डेट देने की, या गवर्नर साहब देंगे, गवर्नर साहब ने नहीं दिए तो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया तो फिर सदर साहब की मुशावरत से डेट दी गई। तो ये तो कहते थे हमारे पास तो डेट देने की वो अथॉरिटी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के जो पॉइंट्स है उसमें खास तौर पर ये कहा गया कि कौन डेट दे सकता है। तो अब इन्होंने किसकी मुशावरत से और किस तरह डेट दे दी, अचानक इनके पास वो अथॉरिटी कहां से आ गई? तो ये एक बड़ा भोंडा किस्म का मजाक हो रहा है, और ये जो किरदार है इनका, ये याद रखा जाएगा तारीख में। अच्छा, दूसरी बात, अब खान साहब ने जो ये बात की, बड़ी उन्होंने डिटेल्स बताई हैं। अब इसमें पहली चीज ये है कि क्या खान साहब के ऊपर पहले हमला हुआ, क्या पाकिस्तान की तारीख है कि यहां पे इस तरह के सियासी कत्ल हुए? बिल्कुल हुए। तो इसको संजीदगी से लेना चाहिए। देखें, इस वक्त पहले ही मुल्क के अंदर पोलराइजेशन है, मुल्क के हालात ऐसे हैं कि आपके सामने हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम है, मईशत की कोई हालत नहीं है। तो इस ऐसे हालात के अंदर खुदा ना खास्ता किसी भी सियासी लीडर को अगर हिट किया जाता है, कि आप समझते हैं कि यह मुल्क में बेहतरी आएगी उसके नतीजे में, तो हुकूमत को संजीदगी से लेना चाहिए। और खान साहब के पास भी अगर कोई इंफॉर्मेशन है, हुकूमत पे वो एतबार नहीं करते, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उस तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाएं, ताकि जो है जो भी वो लोग हैं वो लोग सामने आए। लेकिन इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि खान साहब के ऊपर पहले भी हमला हो चुका है और दोबारा भी हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारी यहां पे मौजूदा हुक्मरानों की है ताकि वो खान साहब को मुनासिब सिक्योरिटी फराम करें। खत्म मैं यहां पे करूंगा कि आप हुक्मरानों का रवैया देखें। आप वफाक को तो छोड़ देंगे, तो उनके सियासी हरीफ हैं, मुखालफीन हैं। जो निगरान हुकूमत है वो कहीं से आपको न्यूट्रल लगती है क्या? मोहसिन नकवी साहब की बयानात से या उनके जो वज़ीर इत्तलात हैं उनके बयानात से लगता है कि ये लोग इंतखाबात करवाने आए हैं और ये न्यूट्रल हैं? जिस तरीके से उन्होंने अवाम की गाड़ियां तोड़ी, उसके ऊपर जुडिशल कमीशन नहीं बना रहे कोई मोहसिन नकवी साहब, पुलिस वालों ने अवाम की जो गाड़ियां तोड़ी। तो ये मसला है कि जब हुकूमत का रवैया ऐसा हो तो फिर खदशात जन्म लेते हैं। जब हुकूमत ट्रैक्टर चढ़ा के और बुलडोजर चढ़ा के खान साहब का घर तोड़ेगी, उनके घर के अंदर इस तरह की कार्रवाइयां करेगी, तो फिर इस तरह के खदशात जन्म लेते हैं। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है, अगर इसी तरह हालात रहे तो ये कतन पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। मेरी उम्मीद है और ये ख्वाहिश है कि हुकूमत इसको संजीदगी से लेगी। आमिर इलियास राना साहब, अगर हम PDM के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपके पास इंफॉर्मेशन भी सर्टनली होती है, प्लान क्या है PDM का इस वक्त? लेट्स से इलेक्शन आगे हो गए, इकट्ठे हो गए, खान साहब को किस तरीके से कर्टेल भी कर लिया मुकदमात के थ्रू, प्लान क्या होगा उससे? मामला तो वहीं के वहीं रहेंगे, IMF का मसला वहीं पर है, महंगाई का मसला वहीं पर है, ये मामला कैसे ठीक होंगे? प्रिया, मैं तो समझा कि आप भूल गई हैं कि मैं बैठा हुआ हूँ। माय अपॉलॉजीज। मैं वैसे कह रहा हूँ, अभी औरिया साहब बात कर रहे थे ना कि जी अब क्यों मिसालें दी जाती हैं 1970 की, तो मैं अगर गलत नहीं हूं तो अभी औरिया साहब ने जब बात की थी उससे पहले वो 1970 बांग्लादेश, मुजीबुर रहमान, भुट्टो, सारी मिसालें खुद दे के फिर दूसरों के ऊपर भी वही लगा दी कि जी आज के हालात में वो बातें क्यों करते हैं। फिर खुद भी नहीं करनी चाहिए अगर आपको दूसरे पे तबसरा नहीं करना है। अगर आपको चेक करना है कि सीक्रेट फंड क्या है, आप सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहे हैं, आपके हाथों से सीक्रेट फंड बांटा गया है, आप ऐलान करें ना, उसको सामने लेके आए, बंद कमरों की बातें मत करें। जिसने लिया है, जिस आप सबका बता दें। आप खुद घुमाते रहे हैं साफियों को, जब आप पंजाब में सेक्रेटरी इत्तलात थे, किनको लेके घूमते थे, आप बता दें। कोई छुपी हुई बात थोड़ी है, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है
आप इस तरह मत कहें कि उस जिस कमरा तरह नंबर मुस्कुरा रहे हैं और ये साहब मुझे लग रहा है बता ही ना दें कहीं वैसे। मैं अंडर ओथ हूं, मैं नहीं बता सकता। अंडर ओथ हूं भाई, मेरा ओथ खत्म करा दो। अब अंडर ओथ कर दिया, ये कौन सी बात हुई कि दावा करें और जब आप मुतालबा करें, आप मुतालबा करें, एक पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान का मुतालबा करें, पूरे पाकिस्तान का मुतालबा करें। अगर आपने शोर करना है तो मेरी अर्ज सुने, मैं सेक्टर इन्फॉर्मेशन रहा हूं और मैं उन प्लॉटों का निगरान रहा हूं, मेरा प्लॉट नहीं मिलेगा हमें। ओके ठीक है, आपका जवाब आ गया। ये साहब जी आमिर साहब करते रहेंगे फिर नहीं अपने पॉइंट को एड्रेस किया, आप बात करें प्लीज। ठीक है, ओके। मतलब उनको जब आए वो लंबी तकरीर करें, तारीख बताएं, इस्लाम बताएं, वो मतलब तुर्क बताएं, मुझे उससे कोई मसला नहीं है, वो उनकी बारी पे है, वो करें। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि जब ये किसी की एलिजिबिलिटी पे क्वेश्चन करेंगे, इनको बताना चाहिए कि किसने पैसे लिए हैं, सीक्रेट फंड से कौन इस्तेमाल हुआ, किस सेक्टर इन्फॉर्मेशन ने खुद साफियों के नाम पे पैसे खाए हैं, किसने अपने आप की होटलिंग की, अपने मेहमान बिठाए हैं वहां पे, फिर सारी चीजें खुलनी चाहिए। ये तो मेरा तो मुतालबा है, लाएं चीजें सामने। हमने कोई चोरी नहीं की हुई कि किसी के बहाने पे, किसी के नाम पे कोई बंदा डर जाएगा। मैं आपको बताऊं, बहुत कम लोग उस वक्त बोले थे। मैंने कहा था जिस दिन नवाज शरीफ नैब से गए थे हॉस्पिटल, मैंने अपने प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में कहा था कि मुझे एक फोन आया, मेरे एक दोस्त ने कहा कि नवाज शरीफ के लिए उड़न खटोला आएगा और वो बाहर चला जाएगा। और जब वो गए, मैंने फिर ये बात दोबारा दोहराई, मैं किसी भी दिन उस दवाई पे नहीं गया, उस चूरन पे नहीं गया जो फैसल सुल्तान ने आके बेचा, जो यास्मीन राशिद ने बेचा, जो पीटीआई की पूरी गवर्नमेंट ने बेचा कि नवाज शरीफ बीमार है। शीरी मदारी के आंसू निकल आए थे, जो आज पूरे पाकिस्तान को दुनिया भर में लेके जा रही हैं। वो उस वक्त क्यों रोई, वो क्यों बोली, इमरान खान की कैबिनेट ने क्यों जाने दिया नवाज शरीफ को, क्यों अदालतें बोल रही थी उस वक्त, वो फैसले पर डट जाते हैं। वो जो काजमी साहब यहाँ पे अगर इजाजत है एक बात मैं ऐड कर दूं, ये इमरान रियाज साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं मोहित पीरजादा के शो में, इन्होंने भी यही कहा था कि जा रहे नवाज शरीफ। किया कि मैं कठपुतली था, जब उनका दिल किया वो पावरफुल हुक्मरान बन गए, उन्होंने इंडिया पे हमले करा दिए, इंडिया के त्यारे गिरा दिए, और जब दिल किया जनरल बाजवा पे सब कुछ डाल दिया कि मैं तो खुद कुछ करता ही नहीं था। वो जो बशीर मेमन थे DGFIA, वो उन्हीं के दौरे हुकूमत में सब कुछ नहीं बता के गए थे कि ये देखो शहजाद अकबर बैठा है, चेयरमैन नैब सरतापा जो था वो सारा उनके अंडर काम करता था, तुम नहीं मैनेज होते, ख्वाजा आसिफ पे केस नहीं करते। ये बातें कोई आज नहीं हुई, इमरान खान के दौरे हुकूमत में हुई। यहाँ सबने खिलवाड़ किया है, यहाँ कोई आईन और कानून पे नहीं चला, जिसका बस चला है उसने अपनी मर्जी की है। यहाँ पे सबको जो नुकसान हुआ है वो अवाम को इन हुक्मरानों के साथ हुआ है, चाहे वो फौजी हुक्मरान थे, वो सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो अपनी मर्जी से करना चाहते थे। क्या इमरान खान ने लेकिन माय क्वेश्चन वाज आमिर साहब की पीडीएम इस वक्त क्या प्लान कर रही होगी, उनका प्लान क्या है लॉन्ग टर्म? नहीं होगा, नहीं उनके पीडीएम का प्लान क्या होगा, क्या अचीव करेंगे वो इलेक्शन हल करने से? देखिए मैं आपको बताऊं, पीडीएम रुसवा हुई है पब्लिक में। जो आटे की बात कर रहे हैं उससे कोई मुफर है? जो इसहाक डार ने तकब्बुर का इजहार किया उसको कोई कह सकता है कि उसने अच्छी बात की है? अल्लाह ताला को जो जात है ना, किब्रियाई उसकी है, वो तकब्बुर कर सकता है। इंसान जब करेगा मुंह के बल गिरेगा। इसहाक डार के साथ वही हुआ है। जो महंगाई में शहबाज शरीफ के साथ हो रही है उसके साथ क्यों ना हो, हुकूमत क्यों ली, इलेक्शन में क्यों नहीं गए? पीडीएम का कोई प्लान होता तो वो खड़े होते। इशू ये है कि जिससे ये डरे हुए हैं, जिसका नाम कुव्वत नाफजा है, जिसे एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, वो कहां खड़ी है? उन्होंने कहा है कि हम फौजी देंगे इलेक्शन कराने के लिए। पाकिस्तान में पैसा तो किसी ने छोड़ा ही नहीं है अकाउंट के अंदर। आप बातें करा लें जिनसे मर्जी करा लें। अगर मुझे इजाजत दें, नहीं हो रहा। मैं जिस दिन 7 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने पहली मीटिंग की थी, जब 30 अप्रैल की डेट नहीं आई थी, मैंने तब भी कहा था जो आज हालात नजर आ रहे हैं इलेक्शन 30 अप्रैल को नहीं होंगे। मुझे तो आज जो ये बात नजर आ रही है, अगर यही हालात चलते हैं इस साल इलेक्शन नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चलिए आपने ये भी बता दिया, थैंक यू। ये आदमी किसने बहाल किए? वो तौहीद अदालत उस वक्त नहीं हुई थी, राइट, आईनी इदारा था जिसको बहाल किया था। ठीक है, अगर आप इजाजत है इमरान रियाज साहब, एक तो क्योंकि उस वाकये का जिक्र हुआ है नवाज शरीफ साहब की जाने का, तो आई एम श्योर आपके पास उसमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी है, क्योंकि आपने वहां बैठ के प्रोग्राम में बताया था मैंने जाने वाले हैं नवाज शरीफ साहब। मैंने खबर दी थी सितंबर 2019 में, लेकिन पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जिनके खिलाफ मैंने ये खबर दी थी, वो फिर उन लोगों को सहाफ़ी नहीं मानते जो लोग खुलकर खबर दें और चैलेंज करें। तो उनकी क़यादत जो मर्जी कहती रहे। मैंने सितंबर में ये बता दिया था। नवाज शरीफ उस वक्त जेल के अंदर बंद थे और नैब के ऑफिस तक नहीं पहुंचे थे, और मैंने ये भी बता दिया था कि अगले 2 से ढाई महीने के अंदर ये हो जाएगा। और नवाज शरीफ साहब चले गए, लेकिन अधूरा काम हुआ था। मरियम नवाज को जाना था, वो नहीं जा पाई थी और उनको फिर रोक लिया गया था।
मैं क्योंकि देखें मैं पहली ब्रेक में कह नहीं पाया, मुझे आमिर भाई को बहुत मुबारकबाद पेश करनी है। बहुत मेहनत की है उन्होंने, और जब मेहनत करे कोई और मेहनत का सिला मिले तो मुबारकबाद देनी चाहिए। आमिर भाई ने बहुत मेहनत की है, बड़ा जोर लगाया है, और आज उन्हें मुबारकबाद पेश करनी चाहिए हम सबको कि उन्हें उनकी मेहनत के नतीजे में एक अवार्ड से नवाजा गया है, और ये अच्छी चीज़ है। इससे बाकी सहाफ़ी जो इस वक्त मेहनत कर रहे हैं और ज़ोर लगा रहे हैं, बहुत सारे सहाफ़ी हैं हमारे दोस्त, उनको भी हौसला मिलेगा कि कभी ना कभी उनको भी किसी अवार्ड से नवाजा जाएगा। तो मैं आमिर भाई को मुबारकबाद पेश करता हूं। अब आ जाए इलेक्शन की बात के ऊपर। देखें, कल ये कह रहे हैं हमारे कुछ दोस्त, उनका ये कहना है कि इंतखाबात जो हैं वो क्यों मांग रहा है इमरान खान। यानी अगर कल एक चीज गैर आईनी हो रही थी और कोई भी कर रहा था तो वो गलत थी, लेकिन आज उसके बदले में एक और चीज अगर गैर आईनी हो रही है तो हम उस गैर आईनी चीज के साथ खड़े हो जाएंगे। आज क्यों नहीं पाकिस्तान के सारे सहाफी इकट्ठे होकर ये कहते कि भाई हम आइन नहीं तोड़ने देंगे। एक्चुअली सबका अपनी अपनी पसंद का आइन है और सबकी अपनी अपनी पसंद की जो है वो चॉइस है। जब डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का मामला था तो मैंने देखा कि इस किस्म की जमीन आसमान के कलाबे मिलाए गए कि ये आइन टूट गया, पाकिस्तान खुदा न खास्ता खत्म हो जाएगा। और जहां तक बात है आज की, आज वो लोग मुंह खोलने को तैयार नहीं है। वो मशवरे दे रहे हैं कि सारे सब्र शुक्र करें, अक्टूबर में भी इलेक्शन हो जाए, और शायद अक्टूबर में भी नहीं होगा। और जहां तक बात है एस्टेब्लिशमेंट की, उनका क्या काम है इलेक्शन करवाने का? भाई आप अपना काम करें और पाकिस्तान को अपना काम करने दें। इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टीज ये कर लें, और पॉलिटिकल पार्टीज तब तक नहीं बैठेंगी जब तक के पॉलिटिकल पार्टीज में से एक पूरे जत्थे के हाथ के अंदर बूट है और पॉलिश है। तो जब तक उनसे पॉलिश और बूट नहीं छुड़वाया जाएगा तब तक वो नहीं बैठेंगे। और हमारे तो कुछ बेचारे सहाफियों ने भी हाथ में ऐसा लगता है कि अब पॉलिश पकड़ ली है और वो भी इसी काम पे लग गए हैं। अनफॉर्चुनेट है। और जहां तक बात यह है कि हमने ब्रीफिंग ली कुछ सहाफियों ने और इंफॉर्मेशन ली, तो बतौर सहाफी मेरा यह हक है कि मुझे कोई काला चोर भी अगर ब्रीफिंग दे तो मैं उससे लूंगा, उससे जानना चाहूंगा कि इसके बाद कोई खबर है तो मैंने लेनी है। हमारे सोर्सेज इदारों के अंदर होते हैं, हमारे सोर्सेज जो हैं वो आम लोगों के अंदर होते हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर होते हैं, सियासतदानों के अंदर होते हैं, हर जगह पे है। कोई आमिर इलियास राणा साहब को रात को सोते में ख्वाब नहीं आ जाता खबर का कि ये उठ के खबर दे देते हैं। इनको भी ख्वाब नहीं आता, ये खबरें इनको ऐसे ही मिलती हैं जैसे हमसारों को मिलती हैं। तो अगर उस दौर में एस्टैब्लिशमेंट सहाफियों को खबरें दे रही थी और सहाफी उनकी तस्दीक करने के बाद, उन लोगों से पूछने के बाद जब वो जवाब नहीं दे पा रहे थे तो एक ओपिनियन बना रहे थे, तो कोई गलत नहीं था। अब अगर वो एस्टैब्लिशमेंट जो कल जबरदस्ती, अगर आपको लगता है कि सहाफियों से कोई काम करवा रही थी, तो हूं करा के दिखा दो। यानी यही इल्जाम लगाते हैं ना कुछ सहाफियों के ऊपर कि उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ जो भी एक बयानिया बना वो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे बनाया। 7-8 सहाफी हैं जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज किए गए हैं, बहुत ज्यादा, और दर्जनों में पकड़ा गया है, मारा गया है, टॉर्चर किया गया है, जलील और रुस्वा किया गया है, फैमिलीज को हरासा किया गया है। और ये जो इस वक्त की पीडीएम की हुकूमत है, इसने ढिठाई और बेशर्मी के साथ इस सारे जुल्म और जबर को ओन किया है। इमरान खान के दौर में तो इतना होता था ना कि वो गोली लगी अफसार आलम साहब को, अनफॉर्चुनेटली इमरान खान ने ओन नहीं किया। वो एक बच्चे को घर में मार पड़ी, इमरान खान ने ओन नहीं किया। मुतीउल्लाह जान वाले मामले में आर्मी चीफ ने खुद बता दिया साबिक ने कि किसने किया था, इमरान खान ने ओन नहीं किया। अहमद मीर का प्रोग्राम बंद हुआ, अहमद मीर ने अपने मुंह से कहा कि मेरा प्रोग्राम बंद किया है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, उन ताकतवर लोगों ने। इमरान खान की क्या जरूरत है? इमरान खान ने ओन नहीं किया। एक मिनट, उन्होंने ओन नहीं किया। इमरान खान ने इसको ओन नहीं किया, चाहे वो खुश हों इस पे, लेकिन उन्होंने ओन नहीं किया। ये हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ओन करती है। ठीक है, ये हुकूमत कहती है ठीक हो रहा है, ऐसी और करांगे। अब ये एक फर्क है, ये एक फर्क है और ये फर्क रहेगा। जहां तक मुबारकबाद का ताल्लुक है, मैं एक मरतबा फिर आमिर भाई को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि इस तरह जब हमारे सीनियर्स को और ऐसे लोगों को अवार्ड्स मिलते हैं, हमारा दिल बहुत खुश होता है और हमें लगता है कि हमारे जो बाकी दोस्त दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी किसी ना किसी दिन सुरखरू करेगा और उनको भी अवार्ड मिलेगा। राइट। सो और ये मकबूल-जान साहब, ये जो सहाफियों की बात हुई है, इसमें क्विकली, क्योंकि अब रैप अप का टाइम है, ये तो होना चाहिए कि हम सारे क्या इकट्ठे हो सकते हैं, बजाय इसके कि वो सहाफी उस वक्त ठीक थे, वो सहाफी उस वक्त गलत थे। देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैंने पहली दफा भी कहा है। पहली बात तो यह है कि मैं ऑन रिकॉर्ड वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हूं जिसकी समरी गई थी कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट बंद कर देना चाहिए। मैं दोनों कॉलोनियों में एमडी रहा हूं, साफी कॉलोनी में, पिंडी का भी और लाहौर का भी। हर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन का एक प्लॉट मिलेगा सिवाय मेरे। मैंने कोई सरकारी प्लॉट भी नहीं लिया और कोई साफियाना प्लॉट भी नहीं लिया, ये मैं डिक्लेयर कर दूं, एक बात साफ।
ठीक, तो बाकी जहां तक मैं अंडर घड़ी भी नहीं ली और इलेक्टेड कोई नहीं, ना सरकारी भी नहीं लिया। ओके, मैंने ब्यूरोक्रेसी का भी कोई प्लॉट नहीं लिया। नहीं, मैं पूछी थी घड़ी भी नहीं लिया आपने कोई? ना घड़ी भी नहीं ली। मैं तोशा खाने में मैं किसी उसमें गया ही नहीं। इवन फैक्ट इंफॉर्मेशन होते हुए भी किसी जहाज में सफर नहीं किया, वैसे किसी वजीर आजम के साथ नहीं किया, नहीं किया आज तक। अच्छा, एक बात मैं आपके सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे ना जी? आप पंजाब के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन? पंजाब के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी जाते रहे हैं सर, हर सूबे के जाते रहे हैं। मैं कहा वो तो जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई थी तो उन्होंने सीक्रेट फंड खत्म कर दिया था, जो मेरी इतला है। नहीं, सीक्रेट फंड रहा है, किसी ने खत्म नहीं किया, किसी ने खत्म नहीं किया सर। सीक्रेट फंड आपको वो खत्म हुआ था। और परवेज इलाही साहब का जो पहला दौरे हुकूमत था वजारत आला का, मैं आपको बता रहा हूं वो डायरी भी गुम हो गई थी, वो आज तक बाहर नहीं आई। सर मैं पहली बात तो एक मिनट अर्ज करूं, जो सीक्रेट फंड होता है उसकी कोई डायरी नहीं होती, उसके ऊपर एक लाइन लिखी जाती है, इतने पैसे मुझे आए और इतने पैसे मुझे दे दिए गए, उसका कोई ऑडिट नहीं होता, उसका कोई ऑडिट उसका कोई ऑर्डर नहीं। मैं डिप्टी कमिश्नर रहा हूं, तीन डीसी का वहां सीक्रेट फंड होता है, वहां भी कोई डायरी नहीं होती। एक रजिस्टर्ड होता है, उस पर लिखा होता है 1 लाख रुपए सीक्रेट फंड मिला, मैंने 1 लाख रुपए 2 महीने में खर्च कर दिया, दस्तखत कर दिए जाते हैं। अगर उस पे लिखा जाए कि मैंने किसको दिए हैं, फिर तो मसला बन जाए। ठीक है, राइट। अगर अब लास्ट और में तो बहुत लोगों की चोरियां ही सालाना होती थी। लेकिन वो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये तो बहुत अच्छे आमिर लिया साहब कमाल है, दाद देते हैं आपसे। अच्छा, मेरे दौर में चोरी नहीं हुई थी उनकी उस दिन। ये वैसे ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन हो रहा है मेरे प्रोग्राम में, लेकिन मूविंग फॉरवर्ड इकट्ठे होने के लिए क्या किया जा सकता है? जी आमिर लियाकत साहब, अगर हम जाते आदमी साहब की बात सुन लें। जी देखिए, इकट्ठे होने की क्या जरूरत है? सियासतदान इकट्ठे होते हैं, सहाफियों की हर किसी की अपनी अपनी राय होती है, खबर आप सही दें, बाकी तजिया अपनी मर्जी से करें। जहां तक ये ताल्लुक है कि नवाज शरीफ साहब को नाअहल करवाया गया, मैं बीबीसी में काम करता था, मैं लंदन में था, बीबीसी के लॉयर के साथ बैठ के इनके साहबजादों को हमने 2 खत लिखे थे और पूछा था कि जो आप टीवी पे जाके कह रहे हैं, एक टीवी पे बैठ के कि अल्हम्दुलिल्लाह 2006 में हमने ये फ्लैट्स खरीदे, तो इनकी कोई मनी ट्रेल दे दें। आज तक उसका जवाब वापस नहीं आया। तो ये जो बयानिया बनाया जाता है ना कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ कर दी, भाई ये एक आलमी सतह का मुबैना करप्शन का स्कैंडल था, उसमें चीजें सामने आई थी। कहते थे झूठी खबरें देता है जी। सुने जी, वो कह रहे हैं कि वो खबरें जिसको कहते थे कि बीबीसी झूठी खबरें देता है, ये पीटीआई ने शायद कहा था। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जब खबर आती थी, जवाब क्या आता था? नहीं, मैंने वो तो इमरान साहब की है ना, तो वो खत तो हमने मियां साहब के साहबजादों को लिखा था। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्रेडिबिलिटी आप वो अभी मियां साहब, राना साहब मियां साहब उन्हीं फ्लैट्स में रह रहे हैं माशाल्लाह, उन्हीं फ्लैट्स में माशाल्लाह, उन्हीं फ्लैट्स में रह रहे हैं। और पर वो जवाब नहीं दिया, तो आपको तो मेरी हिमायत करनी चाहिए, उनको कहें कम से कम जवाब ही दे दें। मेरे ख्याल में आमिर भाई को तो शायद वो इंटरव्यू भी दे देते हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। हमें कम से कम ये पूछ के बता दें ए फ्लैट दी मनी ट्रेल है कि, यानी हमें तो वो जवाब नहीं दे रहे, तो आमिर भाई जवाब लेकर बता दें कि ये फ्लैट की मनी ट्रेल है किधर। यानी नवाज शरीफ साहब यहाँ पाकिस्तान के अंदर हैं, यहाँ से ढीठों की तरह निकल गए और जाके उसी फ्लैट में बैठ गए, वहां जाते ही उनके प्लेटलेट्स भी ठीक हो गए। पता नहीं वो फ्लैट में कोई जादू है, कोई अस्पताल है, क्या चीज है। पाकिस्तान में जो है वो प्लेटलेट्स 2000 थे, उधर जाते ही 2 लाख हो गए। अब ये तो आमिर भाई आप जैसे देखें आप जैसे क्रेडिबल सहाफी और आप जैसे बड़े नाम सहाफत के अगर मेहनत करें ना, तो आप ये खबर निकाल सकते हैं। हमसे तो नहीं दिया पिछले 10 साल में कि मियां साहब के ये फ्लैट बने कैसे, और मियां साहब के बच्चों ने छोटी छोटी उम्र के अंदर इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज कैसे ले ली। आमिर भाई पता करके बता सकते हैं हमें। चलिए आमिर लियाकत साहब, आपसे रिक्वेस्ट पहुंच गई है, लेकिन मैं रैप अप इस बात पे करूंगी जो कि अतक काज़मी साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि सहाफियों का इकट्ठा होना जरूरी इस हवाले से नहीं है कि आपका ओपिनियन एक हो, ओपिनियन अलग हो सकता है, लेकिन वैल्यू के ऊपर आपको इकट्ठा होना चाहिए। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।